गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमल्जन स्टडी किया था, इमल्जन कैसे प्रिपेयर होता है, उसके टाइप कैसे होते हैं और उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि इमल्जन टेस्ट क्या होते हैं, यहाँ तक की चीज़ें हम लोग देख चुके थे। इमल्जन टेस्ट के अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था मेरा डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट क्या था ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। देखिए, डाई टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो इमल्जन होता है उसके अंदर हम लोग डाई ऐड करते हैं, ठीक है। अब इमल्जन क्या है हमारा, ऑयल इनटू वाटर टाइप है या फिर वाटर इनटू ऑयल टाइप है। इन दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा टाइप है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो डाई है उसे सेलेक्ट करना होगा, है ना। अब जो डाई हमने सेलेक्ट करा है ये मान लो कि मेरा ऑयल सॉल्युबल है, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम में तो सॉल्युबल होगा ना, तो मान लो कि मेरा डाई कैसा है यहाँ पर, ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि वो ऑयल में ही सॉल्युबल होगा, वाटर में वो इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। तो एक तरह का डाई मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैं उसे एक टाइप के इमल्जन के अंदर ऐड करूँगी। सपोज करो मैंने ये सैंपल है जो कि मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए अननोन है कि वो क्या है। अब इसके अंदर क्या करा मैंने, इस डाई को ऐड करा। डाई को ऐड करने के बाद क्या होगा कि सपोज़ करो ये जो पूरा मीडियम है, ये मीडियम ऑयल इनटू वाटर है, यानी कि ऑयल को मैंने पानी में डाला है ना। तो ये जो पूरा मीडियम यहाँ पर शो हो रहा है, ये जो पिंक कलर के डॉट्स में यहाँ पर बना रही हूँ, ये पिंक कलर के डॉट्स क्या है, मेरा वाटर है, ठीक है। ये पिंक कलर के डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये क्या है यहाँ पर, वाटर है। और जो ऑयल मैंने यहाँ पर ऐड करा है, वो ऑयल ने क्या करा है, ऑयल ने ऑयल के साथ में रिएक्शन कर लिया, यानी कि सेम डिज़ोल्व सेम का प्रिंसिपल होता है। तो और जो ऑयल सोल्यूबल डाई था उसने डिस्पर्स फेज, यानी कि ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि पूरा मीडियम जो है वो तो कलरलेस है, यानी कि वाटर तो कलरलेस है, बट उस पूरे मीडियम के अंदर कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स है कलरफुल, जिसको डाई ने यहाँ पर कलर कर दिया है। तो देख, कलरफुल पार्टिकल जो है क्योंकि वो ऑयली नेचर के थे, इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये इमल्जन है वो कैसा है, ऑयल इनटू वाटर टाइप का है, ठीक है। इससे जस्ट अपोजिट अगर हम लोग डाई को, अभी तो ऑयल सॉल्युबल था, अगर डाई हमारा कैसा होता, वाटर सॉल्युबल होता, तो वाटर सॉल्युबल जो डाई है हमारा अगर हम लेकर इस वाले सैंपल में डालते तो हमारा एंटायर मीडियम जो था वो कैसा हो जाता, कलरफुल हो जाता, और सिर्फ जो ड्रॉपलेट्स थे वो कैसे रहते, कलरलेस रहते। तो उस कंडीशन में हम लोग जब उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते तो हम बोलते हैं कि हमारा जो इमल्जन है वो वाटर इनटू ऑयल टाइप का है, ठीक है। ये हमारी इमल्जन के लिए सेकंड टेस्ट थी, दैट इज़ डाई टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी टेस्ट। अगला जो टेस्ट है वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी टेस्ट। अब कंडक्टिविटी टेस्ट क्या है ये देखें। देखिए, कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगी उसको हम इमल्जन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐड करने के बाद इमल्जन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्हेंस होती है, इंक्रीज़ होती है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो इमल्जन है वो कैसा है, ऑयल इनटू वाटर टाइप है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मैंने कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है क्या होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड, है ना, उनके पास में आयन फर्निश करने की टेंडेंसी होती है, और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ना। तो मैंने यहाँ लिटिल क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, लाइक KCl को किस में ऐड करा, अपने इमल्जन में ऐड करा, ठीक है। अगर इमल्जन में ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक होना, डिसोशिएट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, और अगर वो मीडियम यहाँ पर आयनिक है यानी कि वाटर है, तो ही इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो डिसोशिएट हो पाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसे बढ़ाने के लिए हमारे को चाहिए मीडियम वाटर। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस प्रोसेस के अंदर बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैंने कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो इमल्जन है वो क्या है, ऑयल इनटू वाटर टाइप का है। कैसा है, ऑयल इनटू वाटर टाइप का ये इमल्जन है, ठीक। और अगर मतलब बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती है तो हम बोलेंगे जो हमारा इमल्जन है वो वाटर इनटू ऑयल टाइप का है, यानी कि उस केस में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ऑयल होगा, और ऑयल में इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि वो आयोनाइज नहीं होगा। तो अगर कोई आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो किसी तरह की कोई कंडक्टिविटी भी यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो टेस्ट जो थे जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हम जो हमारा इमल्जन है उसके टाइप को हम लोग बता पाएँ। एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्जन।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सन क्या होगा। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सन की बात करें तो क्योंकि इमल्सन क्या है, एक तरह का कोलाइड है ना, हम पहली बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइड, बट फेज जो है वो दोनों ही लिक्विड होती है। तो कोलाइड्स की जितनी भी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ब्राउनियन मोशन, टिंडाल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोलाइड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, लाइक ब्राउनियन मूवमेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं टिंडाल इफेक्ट, है ना, टिंडाल इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोलाइड शो करता था, वो सारी प्रॉपर्टी, सारी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ इमल्सन के द्वारा शो की जाएगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दीज आर सेकंड जो हमारा प्रॉपर्टी है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि हम लोग बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करें तो सी इलेक्ट्रोलाइट के पास भी चार्ज है एंड इमल्सन ऑल्सो पजेस चार्ज, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करके उसका फ्लक्चुएशन या हम कोएगुलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट जो इमल्सन का फेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि सब्सटेंस हमारा कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो द साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, यानी कि हमारी जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, वो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं उनका साइज जो है इन कंपैरिजन टू सोल वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि मैं एक नॉर्मल कोलाइड को कंपेयर करूँ और एक इमल्सन को कंपेयर करूँ तो इमल्सन के अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो 1000 से लेकर 10,000 ऑंगस्ट्रॉन की रेंज में होते हैं। ठीक है, जबकि यही साइज की अगर बात करूं तो इन कंपैरिजन टू सोल तो ये बड़ा है, बट इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन की अगर हम लोग बात करें तो इमल्सन के बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हमें मेटलर्जी में यूज़ होता है ना। कुछ चैप्टर्स आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं या कुछ प्रोसेस जिन्हें मैं भी बताऊंगी तो आपको याद आएगा। आपने मेटलर्जी के अंदर पढ़ा हुआ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस पढ़ी है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग हमारे ओर के अंदर अगर सल्फर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जिसमें कि हम लोग सल्फ़र को प्योर करते हैं या सल्फ़र कंटेनिंग जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सल्फ़र से जॉइंट जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें रिमूव करने का काम करते हैं। तो सरफेस के जो ये हमारा यूज़ है यहाँ पर इमल्सन का जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें पहला एप्लीकेशन है इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हम लोग इस इमल्सन टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हमें हेल्प करता है। ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। ठीक है, नाउ इन मेडिसिन दूसरा जो हमारा यूज़ है वो क्या है, इन मेडिसिन। तो जो दवाइयाँ होती हैं हमारी है ना, मेडिसिन के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो इमल्सन हमारा बनता है, दवाइयाँ भी एक तरह का हमारे बॉडी में जाकर इमल्सन बनाती हैं जो कि वाटर इनटू ऑयल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, वाटर इनटू ऑयल टाइप का होगा। नाउ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, साबुन की जो साफ़ करने की क्रिया होती है वो भी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करती है, क्लिनजिंग इमल्सन पर ही डिपेंड करती है। देन मिल्क जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यहाँ पर हमारी डाइट का, ये भी इमल्सन है फैट का वाटर में, यानी कि ऑयल का वाटर में क्या होता है यहाँ पर, इमल्सन होता है। ठीक है, तो मिल्क जो है उसके कंपोजिशन भी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इमल्सन पर ही डिपेंड करता है। नाउ डाइजेशन ऑफ फैट, हमारी बॉडी में जब अब डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं तो डाइजेशन ऑफ फैट जो होता है इनसाइड आवर बॉडी, इन इंटेस्टाइन और इन स्टमक, इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस। तो डाइजेशन ऑफ फैट जो है ये भी जो प्रोसेस होती है वो कैसी रहती है हमारी, इमल्सन की ही प्रोसेस है। डाइजेशन ऑफ फैट भी कैसी प्रोसेस है यहाँ पर, इमल्सन की प्रोसेस है, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है,
डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनल्स है उसमें जो फैट का डाइजेशन है, ये भी हमारी जो प्रोसेस है वो इमल्जन की ही प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इमल्जन तक हमारा ऐसा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। बट अब हमको जो सेकेंड फेज है हमारे इस चैप्टर की वो करना है। एंड सेकेंड फेज क्या है वो हम लोग अगर डिस्कस करें तो हमें किसी भी चैप्टर को बेसिकली ना 3 पार्ट में पढ़ना है ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जो NCERT बेस्ड कंटेंट होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर है हम लोग वो करेंगे, ठीक। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, है ना, जितने भी हमारे पास में एडवांस क्वेश्चन मीन्स एक्सेप्ट NCERT भी कई बार होता है कि हम लोग कुछ जो एडिशनल बुक्स पढ़ते हैं या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट को मॉडिफाई करके वो लोग पूछ लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी हमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेप हमारा इस चैप्टर का फिनिश हुआ। नाउ नेक्स्ट इज NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर, ये अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ और मेरे बोलने पर आप लोग ध्यान दें, मैं जो बोल रही हूँ उन पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखना यहाँ मेरे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा। जो मेन पॉइंट से मेन वर्ड से मैं यहाँ पर लिख कर उसको डिस्कस करती हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर की हम लोग जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर की अगेन 3 टाइप की कैटेगरी जो है जो हमसे पूछी गई है। सब मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन और हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं हमें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, है ना। एड्सॉर्प्शन के 2 टाइप मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं, तो हमें 2 प्रॉपर्टी और केमिकल एब्जॉर्प्शन हम लोगों को पढ़ना है। तो केमिसॉर्प्शन की 2 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़नी है। अब देखिए केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या था, ये हमने पढ़ा है कि जब कोई सब्सटेंस आकर किसी लेयर पर किसी सरफेस पर केमिकली एडहेर होता है ना, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये पहली नीड है, हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन की, कि इन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन अपीयर होता है। इनके बीच में क्या बनता है, यहाँ पर बॉन्ड बनता है। दूसरा, ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है ना। जब यहाँ पर हीट एनर्जी हम लोग ऑफर करेंगे तभी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। नाउ थर्ड चीज़ क्या है इसके अंदर, केमिकल एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी हम लोग देखें। केमिकल एब्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं तो वैसे तो 2 ही प्रॉपर्टी पूछी गई है, बट फिर भी हम लोग इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल एब्सॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कैटेगरी है तो मैं ये प्रॉपर्टीज़ मिनिमाइज करती हूँ और ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ जो हमसे पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि जो फिजिजॉर्प्शन है यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, ये विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो जाता है ना। जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों हो जाता है, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये प्रोसेस डिक्रीज़ क्यों हो जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ना। हमने पढ़ते समय भी यहाँ पर देखा था कि जो पार्टिकल की सरफेस है ना, इस पर जो गैसेस के पार्टिकल आते हैं वो क्या होते हैं, सेटल होते हैं। अब गैसेस इज द रैंडम स्टेट ऑफ द मैटर, हमें पता है कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो जब आकर ये मेटल की सरफेस पर सेटल होते हैं तो इस दौरान ये अपने में से एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। दैट्स वाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इस कारण एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो ये हो गई, इसके पीछे ली चैटलिस प्रिंसिपल भी वर्क करता है ना। ये भी हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि ली चैटलिस प्रिंसिपल जो है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये देखें हम लोग, देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है उसमें ली चैटलिस प्रिंसिपल किस तरह से वर्क कर रहा है। एक रिएक्शन हम लोग देखें, व्हेन एनी सॉलिड रिएक्ट विद गैस, व्हेन एनी सॉलिड रिएक्ट विद गैस देन इट फॉर्म गैस सॉलिड,
ठीक है, इस तरह का इंटरफेस बनाएगा, प्लस इस प्रोसेस के दौरान क्या करता है, वो हीट को रिलीज़ करता है, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको लास्ट समझाई है ना। ये सॉलिड जो है यहाँ पर एड्सॉर्बेंट है, मतलब वो सरफेस है जिस पर कि वो एड्सॉर्ब हो रहा है। गैस जो है वो एड्सॉर्बेट है ना, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड हो जाएगा। अब ली चैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग अ रिएक्शन टेम्परेचर रिलीज होता है ना, मतलब कि हीट जो है प्रोसेस के दौरान क्या होती है, रिलीज होती है, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं एज पर ली चैटलिस प्रिंसिपल हमारा आंसर आएगा, एज पर ली चैटलिस प्रिंसिपल। अगर हम लोग देखें, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कोई रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही है, तो अगर उस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर इधर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे ओवरकम करने के लिए या इस इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो रिएक्शन हमारी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन था, यानी कि आगे बढ़ती हुई रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज़ हो रही है। अब इस इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ये जो हीट है हमारी वो क्या हो जाएगी, बैक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ली चैटलिस प्रिंसिपल का इफेक्ट है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान, रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन में हीट या फिर हम कह सकते हैं अदर फैक्टर्स लाइक हीट चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आता है, तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाती है जहाँ पर उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। ये हमारा ली चैटलिस प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, ये पढ़ा है आप लोगों ने 11th में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, powdered substance are more effective adsorbent than crystalline one, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट, मतलब सीधी सी बात है, इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन, है ना, किसी चीज़ जो ठोस है, जो सॉलिड है, एक स्पेसिफिक शेप की है, वो चीज़ों को उतने अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं करता जितना कि पाउडर्ड फॉर्म अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने कहीं ना कहीं इफेक्ट में ये पढ़ा है कि पाउडर्ड सब्सटेंस के पास में इस तरह का जो सब्सटेंस होता है, पाउडर्ड सब्सटेंस, इट पजेस ग्रेटर सरफेस एरिया। पाउडर्ड सब्सटेंस के पास में क्या होता है, greater surface area as compared to the crystalline form. So greater the surface area, greater will be the adsorption, है ना। surface area है directly proportional to the rate of adsorption। ये फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि चीज़ें जितनी फाइन होंगी, जितना पाउडरी फॉर्म होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम चीज़ों को जितना फाइन बना पाएंगे वहाँ एड्सॉर्प्शन हम उतना ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि पोरस हो जाता है, फाइन, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं ताकि गैसेस अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाए। ठीक, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, देखिए हैबर्स प्रोसेस की जो है हमारी, उस हैबर्स प्रोसेस के अंदर हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल सी रिएक्शन, हम बार बार इसको स्टडी कर चुके हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन देन इट फॉर्म अमोनिया। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर। तो ये जो अमोनिया बनाते हैं तो उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का भी कुछ ना कुछ सोर्स होता है, मतलब कोई तो जगह ऐसी होगी जहाँ से हमने हाइड्रोजन गेन किया है। तो ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर गेन करा है, ये हम गेन करते हैं मीथेन को हम लोग स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है हमने कैसे गेन करा है, जब हम लोग क्या करते हैं, मीथेन दैट इज CH4 को हम लोग स्टीम के साथ में H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड, तब जाकर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये अभी मैं क्वेश्चन ही आपको समझा रही हूँ, आंसर की बात नहीं कर रही हूँ इसके। तो ये जो निकल ऑक्साइड है
इस निकल ऑक्साइड के अंदर ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें जो निकल ऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को हमने यहाँ पर यूज़ करा है ना, और इस प्रोसेस को स्टीम रिफॉर्मिंग बोलते हैं। जो पूरी प्रोसेस है जिससे हमने हाइड्रोजन बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग। ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, स्टीम रिफॉर्मिंग टेक्निक। तो इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इस जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड भी एज एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इस प्रोसेस के दौरान हम लोग स्टीम रिफॉर्मिंग कर रहे हैं और हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान बनने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट एक बात हम लोग याद रखें जो बार बार हम लोग कैटलिस्ट के लिए पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक। जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं मतलब कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिसिटी के साथ साथ में इनका प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मतलब ये कितना एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं या ये कोई रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ये डिपेंड करता है इनके प्योरिटी लेवल पर। ठीक, तो इस रिएक्शन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको रिमूव करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रोसेस में हमने रिमूव नहीं करा तो वो ऑलरेडी यहाँ हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट रहेगा, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट की प्योरिटी को चैलेंज करेगा। तो जब हम हैबर्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो हैबर्स प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि हैबर्स प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और मॉलिब्डेनम। हमारे जो कैटलिस्ट है वो क्या है, आयरन और मॉलिब्डेनम। तो आयरन और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तब जाकर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहा तो वो एडवर्सली हमारे इन रिएक्टेंट को क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। ठीक है, तो इनके कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इनकी रिएक्टिविटी को अनइफेक्टेड रखने के लिए हमें रिएक्शन मीडियम में से उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर ये एज ए कैटालाइटिक पॉइजन वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क करेगा, कैटालाइटिक पॉइजन। मतलब इस रिएक्शन में जो हमारी हैबर्स प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया बना रहे हैं, जो आयरन और मॉलिब्डेनम हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने इसे रिमूव नहीं करा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव नहीं करा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे आयरन और मॉलिब्डेनम को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और करता ही है, प्रेजेंट होता है तो ये करता ही है। इसलिए कैटलिस्ट की प्योरिटी, रिएक्टेंट की प्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिल पाता। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि ईस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो होता है शुरुआत में और बाद में ये जो हो जाता है आफ्टर सम टाइम वो अपने आप को क्या कर लेता है, यहाँ पर फास्ट कर लेता है। ठीक है, तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस हमें पता ही है ना, ईस्टर क्या होता है आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ईस्टर का। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ईस्टर हाइड्रोलिसिस की। तो देखिए ईस्टर क्या होता है, एक जनरल सा फॉर्मूला है, दैट इज CH3COOC2H5, है ना। ये मैंने एक ईस्टर का फॉर्मूला लिखा। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराती हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर कराऊंगी तो मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे। कौन से दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो मुझे मिलेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये मिला मुझे एसिटिक एसिड, प्लस मुझे क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ईस्टर हाइड्रोलिसिस एंड दैट प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस बिकम वेरी स्लो बट आफ्टर सम टाइम दिस प्रोसेस बिकम फास्ट, इट बिकम फास्ट। तो ऐसा क्या हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर, तो देखिए ईस्टर हाइड्रोलिसिस जो होता है, ये रिएक्शन अभी आपको बताई। इस रिएक्शन के अंदर जो एसिड यहाँ पर बनता है, दैट इज एसिटिक एसिड, इटसेल्फ एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया है, एसिड, दैट एसिटिक एसिड और दैट एसिड इज इटसेल्फ एक्ट एज ए
ऑटो कैटलिस्ट। जब मैंने आपको कैटलिस्ट बताया था तो ये टर्म मैंने आपको समझाई थी कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए ऑटो कैटलिस्ट मतलब जो खुद ही एक रिएक्टेंट का कोई ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई ऐसा फॉर्म हो सकता है जो इटसेल्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, और रिएक्शन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें उन्हें हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। तो हमारे ऑटो कैटलिस्ट जो हैं ये काफ़ी कहना चाहिए कि इफ़िशियंट होते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते, कॉस्ट वाइज काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है, इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण कई बार हमारी रिएक्शन की जो मतलब प्रोडक्शन जो उसके थ्रू हो रहा है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का हमारा एक एम होता है कि रिएक्शन का ही कोई कंपोनेंट जो होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लग जाए, ताकि रिएक्शन की कॉस्ट, उससे होने वाला प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या है, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया था। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में यही दिया गया है कि रिएक्शन जो है शुरू में पहले स्लो होती है, देन आफ्टर सम टाइम इट बिकम फास्ट। तो क्योंकि रिएक्शन के दौरान यहाँ पर एसिड बनता है और जैसे जैसे एसिड बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप फास्ट होता जाएगा। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, बट जैसे ही एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है रोल ऑफ डिसॉर्प्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, जो डिसॉर्प्शन होता है उसका क्या रोल होता है कैटालिसिस की प्रोसेस में। तो देखिए डिसॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, डिसॉर्प्शन मीन्स द एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जो होता है इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, मीन्स इन्हें अपार्ट करने की, इन्हें सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिसॉर्प्शन जो सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर फ्री हो जाती है ना। फिर से समझिए डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू जो डिस्पर्स फेज है, वो जो डिस्पर्जन मीडियम है ना, ये देखिए हम कह सकते हैं कि जो सरफेस है हमारी, उस सरफेस पर जो हमारा जैसे एड्सॉर्बेंट है और जो एड्सॉर्बेट है उस पर जो के बीच में जो कनेक्शन हुआ था, उस कनेक्शन को ब्रेक करके सरफेस को हम लोग फ्री करते हैं ताकि अपकमिंग मॉलिक्यूल उस सरफेस के ऊपर ऐड हो सके। ठीक है, तो जैसे एक रो को नहीं आगे बढ़ाया जाता है ना, जैसे रो बढ़ती है मतलब एक स्टॉल, एक विंडो वहीं रहती है, बट उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन क्या कर देता है, अपने आप को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर एड्सॉर्बेंट तो अपनी जगह पर फिक्स है ना, सॉलिड सरफेस अपनी जगह पर फिक्स है, बट जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर से अलग हो जाते हैं, और इनके अलग हो जाने के कारण क्या होता है, एक फ्रेश मॉलिक्यूल, एक न्यू अराइवल आता है, जिसके कारण एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनते हैं और कैटालिसिस की प्रोसेस हमारी फर्दर एडवांस हो जाती है। ठीक है, तो रोल ऑफ एड्सॉर्प्शन मैंने आपको बताया। हार्डी-शुल्ज़ लॉ के बारे में हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि हार्डी-शुल्ज़ लॉ क्या है। तो देखिए हार्डी-शुल्ज़ लॉ जो है मैं आपको पहले भी यहाँ पर अभी बताया, जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हार्डी-शुल्ज़ लॉ क्या होता है। तो हार्डी-शुल्ज़ लॉ में बताया गया है कि जो हमारा कोलाइडल सोल होता है, ठीक है, इसको अगर मुझे कोएगुलेट करना होता है, क्या करना होता है, इसे कोएगुलेट अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसे कोएगुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने यूज़ करा है, उस इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसका रिएक्शन पावर मैकेनिज्म या हम का कुछ कह सकते हैं कोएगुलेशन पावर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द, अगर मैं कैटायन के लिए बात करूँ तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कैटायन लार्जर विल बी द कोएगुलेशन पावर। इसे मैंने इस तरह से समझाया था, सपोज वी हैव सोडियम आयन, we have magnesium ion, we have aluminium ion and last one we have stannous ion। तो ग्रेटर द वैलेंसी, यहाँ से यहाँ जाने पर देख रहे हैं कि आप वैलेंसी क्या होती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही है। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन वैलेंसी कोएगुलेशन पावर भी क्या होता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। चलिए, ये हमारा हार्डी-शुल्ज़ लॉ है।
देखिए इसी का एक मॉडिफिकेशन नहीं भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में तो हमने हार्डी-शुल्ज़े लॉ को बोला ही है, बट एक मॉडिफिकेशन भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। वो क्या सजेशन होगा कि सपोज वी हैव सोल ऑफ टू डिफरेंट टाइप, है ना। सपोज करो वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल, तो व्हेन अपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्स टुगेदर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ठीक है, to neutralize the charges of each other, then coagulation of both the soul occur, ठीक है। सपोज वी हैव सोल, हमारे पास में पॉजिटिव सोल है और हमारे पास में नेगेटिव सोल है, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोल की हमने कोई डेफिनेट क्वांटिटी ली, क्या ली हमने यहाँ पर, कोई डेफिनेट क्वांटिटी ली, तो डेफिनेट क्वांटिटी इन दोनों की लेकर अगर हम उसे आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे, देन फाइनली वी विल गेट कोएगुलेशन ऑफ बोथ द सोल। हमें क्या मिल जाएगा, दोनों ही सोल का क्या मिल जाएगा, एक तरह का कोएगुलेशन मिल जाएगा। तो ड्यू टू कोएगुलेशन इन दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया। ड्यू टू कोएगुलेशन क्या हुआ, इन दोनों का इफेक्ट यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म है हार्डी-शुल्ज़े लॉ, बात वही की गई है बट ये फॉर्म जो है वो अल्टरनेटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करा गया है, व्हाई इज इट इसेंशियल टू वॉश द पीपीटी विथ वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली, है ना। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले, तो फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। पीपीटी हम लोग समझते हैं, पीपीटी क्या होता है ना। पीपीटी एक तरह का इंसॉल्युबल मास होता है जो ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है उसमें एक इंसॉल्युबल मास हमें मिला। अब क्या करते हैं, जब हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एनालिटिकल प्रैक्टिकल करते हैं, तो इस पीपीटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब किस चीज़ में कितनी मात्रा प्रेजेंट है ना। सपोज करो मैंने वाटर लिया, सपोज करो मैंने सॉइल ली, तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी का रिजल्ट मुझे किसके फॉर्म में मिल रहा है, कहीं ना कहीं पीपीटी के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन है कि जब हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं ना, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अगर हम लोग करते हैं, तो इस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की प्रोसेस के दौरान हमें पीपीटी को बिफोर एनालिसिस वॉश करना क्यों ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वॉश द पीपीटी देन एनालाइज इट। तो देखिए रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एनी केमिकल विच वी यूज़ इन दिस प्रोसेस। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स होते हैं, सम इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स विथ पीपीटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है किसके साथ, पीपीटी के साथ में। और वी कैन से जो पीपीटी की सरफेस होती है उस पर इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पीपीटी के, इनके एब्जॉर्ब हो जाने के कारण कहीं ना कहीं पीपीटी का अमाउंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हमें रियल क्वांटिटी में पीपीटी को मेज़र करना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वाटर से इसको वॉश कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा वॉश आउट हो जाएगा और देन हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ ओरिजिनल मास ऑफ द पीपीटी। तो इसलिए बिफोर एस्टिमेशन क्वांटिटेटिवली हम लोगों को जो पीपीटी होते हैं उन्हें वाटर की हेल्प से या और भी कोई सुटेबल मीडियम हो उसके हेल्प से हमें इसे वॉश आउट करना चाहिए, ताकि जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं वो रियल हो सके, सही वैल्यू जो है हमारी, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें हमारे प्रैक्टिकल्स में मिल सके। और इतना ही नहीं, कोई सपोज वाटर है, वाटर को अगर मैंने रिमूव कर दिया या वाटर से जब मैंने वॉश कर दिया, तो वॉश करने के कारण और भी कोई इम्प्योरिटी इन केस अगर उसमें प्रेजेंट हो, क्योंकि एस्टिमेशन या जो प्रैक्टिकल है वो हम रियल मैनर में करते हैं, लैब में करते हैं, तो और भी ड्यू टू मिस हैंडलिंग और ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ द रिएजेंट कोई भी इम्प्योरिटी अगर हमारी पीपीटी पर एडेयर हो गई है तो उसे भी रिमूव करने के लिए हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी वॉश आउट हो जाए एंड रियल क्वांटिटी ऑफ द पीपीटी हमें अपीयर हो। चलिए अब हमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, हमें डिफाइन करना है यहाँ पर विद एग्जांपल, व्हाट इज एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन को लेकर तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना है मतलब सरफेस पर चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या है हमारा,
सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस पर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें कि सरफेस जो होती है जिसे कि हम लोग एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ये जो सरफेस है हमारी, जिससे कि हमने क्या कहा है यहाँ पर, एड्सॉर्बेंट। इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर सर्टन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सर्टन गैसेस जो आती हैं वो सेटल हो जाती हैं। उन पार्टिकल्स को हम लोग एड्सॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह का वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इन पार्टिकल्स और इस फेस के, इस सरफेस के बीच में लगता है, जिसके कारण पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड सरफेस, ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा किसका, एड्सॉर्प्शन का। लाइक कोई सॉलिड कैटालिसिस का एग्जांपल ले लो, सपोज करो मेरे पास में हाइड्रोजन गैस को मुझे एड्सॉर्ब कराना है, तो ये जो सरफेस मैंने बनाई है, सपोज करो ये सरफेस है मेरी प्लैटिनम की, और उसके ऊपर आकर अगर हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, मेरा एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज एब्सॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, इसको समझ लें। इसका मतलब होता है अवशोषण करना, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर जज्ब कर लेना। तो जब कोई सब्सटेंस जब किसी एक सरफेस के बल्क तक जाकर वो अपने आप को सेटल कराता है, ठीक है, ना सिर्फ सरफेस पर, उस सब्सटेंस की गहराई तक जाकर वो क्या करता है, अपने आप को सेटल कराता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बल्क तक जाकर एब्जॉर्ब हो गया, जैसे कि स्पंज है, स्पंज को मैंने पानी के अंदर जैसे डाला, तो पानी जो है, वाटर जो है, वो सिर्फ सरफेस पर नहीं रहने वाला, वो कहाँ तक एंटर कर जाएगा, वो इनसाइड द स्पंज, उसकी लास्ट इनसाइड इनर जो लेयर है वहाँ तक चला जाएगा। तो ये जो बल्क एब्जॉर्प्शन है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना वाइल एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा एक अगर हम लोग प्रैक्टिकल बात करें कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, अभी मैंने कहा अगर आप फेस पर पाउडर अप्लाई करते हैं ना, टैल्कम टेल्क अगर अप्लाई करते हैं फेस पर, तो वो जो टैल्कम टेल्क है वो सिर्फ फेस पर रहने वाला है, स्किन की सरफेस पर रहने वाला है, ठीक है, वो स्किन को पेनिट्रेट करके नहीं जाने वाला। तो एप्लीकेशन ऑफ टैल्कम टेल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक। बट वही अगर आप कोई लोशन अप्लाई करते हैं ना, या कोई क्रीम आप अप्लाई करते हैं, तो उसे अप्लाई करते से कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, हमें कूलिंग सेंसेशन जो है वो हमें मिलता है। दैट मीन्स कि वो जो क्रीम है वो क्रीम कहाँ चला गया, हमारे स्किन के बल्क, हमारे स्किन की गहराई में चला गया। तो एप्लीकेशन ऑफ एनी क्रीम, एनी लोशन इज एब्जॉर्प्शन, बट एप्लीकेशन ऑफ टैल्कम टेल्क इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने आपसे बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है वो हम लोग देखें यहाँ पर। डिफरेंस बताया गया हमें फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहले हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर लें। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन 2-3 पॉइंट हम दोनों के डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारा केमिजॉर्प्शन है, यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ जो एड्सॉर्बेंट है एंड एड्सॉर्बेट है, यानी कि जो दोनों ही सब्सटेंस है ना, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या है यहाँ पर मैं पहले बता चुकी हूँ। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, देयर इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, मतलब कि बहुत वीक सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन दोनों ही चीज़ों के बीच में, जिसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर इन कंपैरिजन टू physical absorption, strong force of attraction exists between adsorbent and adsorbate. There is a strong force of attraction in chemical absorption process, ठीक है। यहाँ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर, अगर हम देखें कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो लो होती है ना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, हीट ऑफ
एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कैसी होती है, यहाँ पर लो होती है ना, क्योंकि हमें पहले पता है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक है, हीट डिमांडिंग रिएक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कैसा होता है, हाई होता है। यहाँ पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, नाउ फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है ना, ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस होती है, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि इससे हम लोग देखें तो ये प्रोसेस जनरली क्या होती है, हमारी इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उल्टा है, जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं देन रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, यानी कि एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शंस होती हैं। ठीक, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कि सरफेस पर किसी भी तरह की गैसेस जो है वो आकर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल एब्जॉर्प्शन तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। किसी भी मेटल की सरफेस पर कोई भी सब्सटेंस आकर ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, जिसकी केमिकल एफिनिटी होगी, जो बॉन्ड बनाने के लिए केमिकल जो कैपेबल होगा वही आकर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेगा। दैट्स वाई इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। ये जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस जो था वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।